नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, पति पत्नी के बीच झूठ और छिपाव क्यों। रामेश्वर दास जी के 3 पुत्रियाँ और एक छोटा पुत्र था। उनकी 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी और अपनी तीसरी बेटी कला की शादी के लिए उन्होंने दफ्तर के सामने स्टोर पर काम करने वाले राघव से बात करने की सोची थी। रामेश्वर दास जी गवर्नमेंट में हेड क्लर्क थे। ज़्यादातर दफ्तर के सामने वाली दुकान से ही वह सामान खरीदते थे और उस दुकान के मालिक से उनकी अच्छी जान पहचान थी। उसने ही राघव के बारे में बतलाया था कि राघव बहुत अच्छा लड़का है। रामेश्वर दास जी अक्सर घर के लिए दफ्तर से जाते हुए सामान उसी स्टोर से ही लेते थे और जब उन्होंने राघव के बारे में सुना, देखा और उसके बारे में जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि राघव के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र के पद पर थे और अब वह वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राघव का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनका एक 2 मंजिला 100 वर्ग मीटर का घर भी था, जिसमें कि ऊपर का हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा था। राघव का छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था और बहन 12वीं क्लास में थी। घर में आय का एकमात्र साधन अब घर का ऊपर का किराया और राघव की तनख्वाह ही थी, या कुछ वह पैसे जो कि उन्होंने अपनी नौकरी के उपरांत बचाए होंगे। राघव ने शादी करते समय रामेश्वर दास जी को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हम कोई ज़्यादा अमीर तो है नहीं और जब तक बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वह घर से अलग भी नहीं हो सकता। राघव ने बताया, पापा ने अपनी नौकरी में रहते हुए हम लोगों के लिए 2 मंजिला घर भी बना रखा है। घर में भी माताजी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। राघव के पिता ने स्पष्ट तौर से रामेश्वर दास जी को कह दिया था कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल घर में आराम से मिलजुल कर रहने वाली अपनी बेटी के जैसे जो बनकर रहे ऐसी एक घरेलू लड़की की आवश्यकता है। रामेश्वर दास जी को भी ऐसे ही लड़के की तलाश थी और कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत 6 महीने तो मानो पंख लगाकर उड़ गए हों। राघव की मम्मी भी राघव के जैसी ही सुलझे हुए विचारों की थी। राघव का छोटा भाई भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। राघव की बहन भी घर के हर काम में पूर्ण रूप से सहयोग करती थी। हालांकि राघव स्टोर से देर से ही आता था और अक्सर इतवार को भी ओवरटाइम कर लिया करता था। इसके अलावा वह बहुत अच्छी नौकरियों के लिए, कुछ सरकारी नौकरियों के लिए भी पढ़ाई करता ही रहता था। कला भी उस घर में बेहद प्यार पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। राघव ने कला के जन्म दिवस पर अपने बचाए हुए पैसों में से उसे एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन लाकर दिया था। वैसे भी माँ राघव को खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना दिया करती थी। बाकी के 15,000 माँ अपने पास घर खर्च के लिए रख लेती थी। इन्हीं पैसों से ही कला के लिए साड़ी इत्यादि भी खरीदे गए थे। कुछ गहने भी हो सकता है इन्हीं पैसों से खरीदे गए हों। पर जब कला ने विवाह के उपरांत जो भी गहने उसको चढ़ाए थे वो अपनी सासू माँ को वापस देने चाहें तो उन्होंने यह कहकर नहीं लिए कि तुम समझदार बनो और अपना सामान खुद ही संभाल कर रखो, जब इच्छा हो तब पहन लो, अपने पास में ही रख लो। उन्होंने कभी भी किसी को भी कोई चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी।
घर का काम सब मिलजुल के करते थे। अब राघव ने अपनी बचत के सारे पैसों में से कला को मोबाइल भी दिलवा दिया था और छुट्टी वाले दिन जब यह लोग घूमने जाते थे तो राघव ने कला की मनपसंद 2 महंगी ड्रेस भी दिलवाई थी। क्योंकि कला को सावन में अपने मायके जाना था, इसलिए राघव नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी किसी से भी कमतर लगे। राघव की बहन और कला, इन दोनों को सिलाई भी बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने दोनों सूट सिल लिए थे। अब जब कला सावन में मायके में गई तो मायके में उसकी दोनों बड़ी बहनें भी आई हुई थी और वहाँ जाने पर ही उसे पता चला कि उसकी सहेली की शादी भी अगले इतवार की ही है। मायके में भी कला का अधिकांश समय अपनी सहेली के साथ ही कट रहा था। अब जब शादी के लिए गिफ्ट की बात हुई तो कला की मम्मी ने बताया कि तुम्हारी शादी में तुम्हारी सहेली शानू ने तुमको सबसे भारी वाली पायल दी थी, जो लगभग 5,000 की तो होगी ही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पड़ोस के नाते हमारा लेना देना तो सिर्फ 1100 रुपये का ही है और वह तो उसे 1100 का ही नेक देंगी। तभी दोनों बड़ी बहनों ने कहा, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें इतनी भारी पायल दी है तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि तुम भी उसे कुछ महंगा ही उपहार दो। कला के पास इतने पैसे तो थे नहीं। राघव ने उसको मोबाइल और 2 महंगे सूट भी दिलवाए थे, पर अब तो उसके पास भी पैसे नहीं होंगे। राघव के पास में भी इतने पैसे कहाँ होंगे। अगर ससुराल में सासू माँ से इस बारे में जिक्र भी किया तो वो तो स्पष्ट रूप से कह देंगी, तुम अपनी मम्मी के घर हो तो वहाँ तो वही जाने। अब दोनों बहनों का घर नज़दीक ही था, वो भी लगभग जब तब रोज़ ही मायके आई रहती थी। अब बहनों से पैसे उधार लेना अच्छा तो नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ सोचते हुए कला ने राघव जी को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। इलाज में कम से कम 5,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। आप मम्मी से लेकर मुझे 5,000 रुपये दे जाओ। राघव को कला की तबीयत के बारे में बहुत चिंता हुई और उसने घर जाते ही मम्मी से इस बारे में बात करी तो राघव की मम्मी ने हैरान होते हुए राघव से कहा, अगर वास्तव में कला की तबीयत इतनी खराब है तो कला के घर वाले उसका इलाज क्यों नहीं करवाते। उनका फ़र्ज बनता है कि अपनी बेटी का इलाज करवाएं जो उनके घर में है। ये भी कोई बात हुई। और वैसे भी अगर बहू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसे अपने यहाँ ले आओ। तुम अपने ESI अस्पताल में ही उसे दिखा देना। हमारी बहू है, हम अपने हिसाब से उसका इलाज करवा लेंगे। पैसे देकर वह वहाँ किस डॉक्टर को क्या दिखाएगी ये तो हमें पता ही होना चाहिए। बात की गंभीरता को समझते हुए राघव ने फ़ोन स्पीकर पर करके मम्मी से बात करने के लिए कला को कहा। कला ने सासू माँ से भी यही कहा, मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे 5,000 रुपये भिजवा दो, डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन राघव की मम्मी बार बार यही कहे जा रही थी, अगर तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं राघव को कल तुम्हें लेने को भेज देती हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, हम अपने आप तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। बस यूं ही वाद प्रतिवाद चल रहा था कि तभी कला को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, मेरे आदमी की सारी कमाई तो आप रख लेती हो, क्या ज़रूरत पड़ने पर मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए 5,000 रुपये की भी हकदार नहीं हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अपने बेटे को यहाँ भेजने की या आपको यहाँ आने की। ऐसा कहकर कला ने फ़ोन काट दिया। राघव तो हैरान ही रह गया। उसको ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि कला उसकी मम्मी से इस तरह से बातें करेगी। उसके बाद कई बार उसने कला से बात करना चाही, लेकिन कला ने फ़ोन ही नहीं उठाया। घर में राघव को भी कला का ऐसा व्यवहार तो बहुत बुरा लगा। माँ ने भी तब से यह कहकर चुप्पी साध ली थी कि अब से ना तुम्हें अपनी तनख्वाह मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना इंतज़ाम तुम अलग ही कर लो।
अब राघव माँ को समझाए, कला को समझाए, किस तरह से क्या करे। किसी तरह से उसने अपनी माँ को समझा बुझाकर इस बात के लिए मना लिया था कि कल मैं कला के घर जाऊंगा और हो सकता है कि वो वास्तव में बहुत बीमार हो। फिर जो भी उचित लगेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे दिन बहनों के सामने जब कला ने अपने माता पिता को यह बतलाया कि उसकी सासू माँ ने उसकी बीमारी के नाम पर भी कला को पैसे देने से मना कर दिया और उसके पति के सारे पैसे ना माँ ही रख लेती है। बस एक बार किसी के बारे में विचार बदलो ना तो ढूंढ ढूंढ कर उसकी बुराइयां मिलती रहती है। साथ में घर में उसकी माँ और बहनों की सहानुभूति भी कला को बहुत अच्छी तरह से मिल रही थी। अब घर में सबको लगने लगा था कि कला अपने ससुराल में बहुत अत्याचार सहन कर रही है। और क्या, सारे घर का काम तो यही करते हैं और कितना बुरा हाल है, बहनें वगैरह यही बातें करती रहती थी और सब अपने अपने तरीके से कला के साथ शोक व्यक्त कर रहे थे। उसी रात दुकान से सीधा राघव अपने ससुराल आ गया। कला ने उससे देख के कहा, पैसे लाए हो? तो राघव ने उसको देखते हुए बोला, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? क्यों, क्या मुझे ज़रूरत नहीं पड़ सकती? कला ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, कोई कारण तो बताओ। घर में भी किसी ने भी राघव से सीधे मुंह बात ही नहीं करी। हालांकि राघव दुकान से सीधा आया था और उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने ना तो कुछ खाया और ना ही किसी ने उससे बहुत ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत समझी। इसके विपरीत बहनें उसे देखकर अपने घर चली गई और उसके मम्मी पापा भी उसका अच्छे से स्वागत करना तो दूर, बिना बताए ही सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। राघव उस रात वहाँ ही रहा। दूसरे दिन जब वह सुबह घर से जाने के लिए निकला तो कला ने तो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और कोई भी उसे छोड़ने बाहर तक भी नहीं आया। सब गुस्से में ही थे। कारण पता नहीं। जब एक बार किसी के बारे में भी बुरा सोचना शुरू करो, अपने आप होता ही जाता है बुरा। अपनी सहेली की शादी में तो कला ने अपनी तरफ से अपनी दूसरी नई पायल उसको उपहार स्वरूप दे दी थी, लेकिन इस एक हफ्ते के भीतर भीतर में ही उन दोनों घरों के बीच कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब दोनों के मिलने की कोई सूरत ही नहीं दिखाई दे रही थी। अब तीज के बाद जब सारी सहेली अपने अपने घर वापस जा रही थी तो कला को अपनी सासू माँ से किया हुआ व्यवहार तो याद आ रहा था, पर अपने मन को उसने यही कहकर समझा लिया था कि वास्तव में ये लोग इतने बुरे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर भी पैसे नहीं दे सकते। पर मन था कि मान नहीं रहा था। राघव की रह रहकर याद तो आती थी। यही हाल राघव जी का भी था। उन्हें कला पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन फिर भी मन में वह यही सोच रहा था, अगर पत्नी पैसे मांग ही रही थी तो हो सकता है वह मुझे तब ना बताना चाह रही हो। इतनी बड़ी कहानी बनाने के बजाय अगर मैं उधार लेकर उसे दे देता तो भी ऐसा पहली बार ही तो हुआ था। मुझे पता भी चल जाता कि वह आखिर पैसे खर्च करती कहाँ है। मैंने तो उसे दिए ही नहीं। इतने समय तक भी तो उसने कभी कुछ नहीं मांगा। आखिर उसे ज़रूरत हुई कहाँ होगी। राघव भी अपने मन में यही सोचता रहता था। दोनों के घर पर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में बेहद जहर भरा जा रहा था। दोनों के घर वाले बड़ा चढ़ाकर यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका दामाद या उनकी बहू दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं।
इस महीने तनख्वाह मिलते ही राघव ने कला को फ़ोन करके कहा तो कला तो जैसे फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी। राघव जी ने कला को फ़ोन करके कहा, मैं तुम्हारे घर तो आ जाऊंगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम पार्क में वहीं आ जाओ जहां हम मिलते हैं और अपने 5,000 रुपये ले जाओ। तुमको मुझसे ज़्यादा 5,000 अच्छे लगते हैं ना, उसकी वजह से ही तो तुम संबंध तोड़ रही थी। वो ले लो और अब मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। ऐसा कह तो दिया था, लेकिन कला के आने के लिए हाँ बोलने के बाद बहुत बेचैनी से वह कला का इंतज़ार कर रहा था। पार्क में जब दोनों मिले तो गुस्सा तो मानो कला के आंसुओं के साथ बह चुका था। दोनों पार्क में बहुत देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे। जब राघव ने पैसे देने की कोशिश की तो कला ने बतलाया कि उसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी सहेली को पायल देने के लिए लेना चाहती थी। बेवकूफ़, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया? ऐसा बता देती तो कोई भी बात कहाँ बढ़ती। मैं खुद किसी से भी उधार लाकर दे देता, ना इधर घर में ना उधर घर में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तू भी ना, अब मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी के भी सामने अपने आप को कमतर समझे, ऐसा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम कोई कम थोड़े ही हैं। बातों ही बातों में रात हो गई। दोनों पार्क में बैठे रहे। बस अब और इंतज़ार नहीं। कला को लेने के लिए राघव कला के साथ जब उसके मायके गया तो उसके माता पिता भी दोनों को साथ देखकर हैरान थे। हालांकि कला कहाँ चली गई इस बात से वो परेशान थे, लेकिन कला ने बिना कुछ कहे अपना सामान पैक करा और अपने माता पिता से जाने की आज्ञा मांगी। हैरान से माता पिता ने उसे विदा कर दिया। हालांकि कला को डर तो लग रहा था कि ससुराल में उसके साथ में कैसा व्यवहार होगा, लेकिन राघव ने उसे आश्वस्त कर दिया था, तुम मेरे साथ जा रही हो, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ से माफ़ी मांग लेना, और माँ को भी अगर थोड़ा बहुत गुस्सा होगा तो समय के साथ सब दूर हो जाएगा। ससुराल में जब कला गई और उसने पैर छूकर सासू माँ से माफ़ी मांगी तो सासू माँ भी कला के आने से हैरान थी, लेकिन बहू के लौटने की खुशी तो थी। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को पक्का वादा किया कि अब हम कभी भी एक दूसरे से ना तो झूठ बोलेंगे और ना ही कुछ छिपाएंगे, तो शायद कभी हमारे रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और हम पूरे जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। आपका क्या ख्याल है? सही किया ना उन्होंने? धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।